good morning, all of you. Today we are going to continue the chapter climate. In this chapter, we studied about the meaning of climate and weather yesterday. What is climate? What is weather? Then atmosphere. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी. First of all, I would like to know from you. Do you know? Can you anybody tell me the meaning of atmosphere? कोई बच्चा वायुमंडल क्या होता है इसका मतलब बता सकता है? जो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कल. इसका मतलब किसी को कुछ नहीं समझ में आया? Atmosphere is surround on Earth. Yes, atmosphere surrounds Earth. And what is atmosphere? Atmosphere में होता क्या है? Basically, Atmosphere is a mixture of gases. yes, correct. Atmosphere is mixture of gases. So gaseous layer surrounds the Earth from all sides and up to a certain height. बट जो है कम से कम फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 80 किलोमीटर्स हमारा एटमॉस्फेयर स्प्रेड होता है. बट जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है जो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज लिमिटेड अप टू 18 टू 20 किलोमीटर, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. सो देन मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर डिफाइन किया था. लाइक बोथ क्लाइमेट एंड वेदर शोज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ऑलराइट, तो मैंने आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताया था कि दोनों ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को शो करता है, बताता है किसी भी एरिया को. बट क्लाइमेट एक लार्ज एरिया को अकाउंट में लेता है एंड वेदर एक स्मॉल एरिया को लेता है. देन क्लाइमेट जो होता है ये लंबे समय तक के लिए इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. It shows atmospheric conditions and variations of a large area over a long period of time, whereas weather is the day to day change in the atmosphere and it is limited to a very small area. है ना? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो वेदर होता है वो बहुत ही कम दूरी पर भी चेंज हो जाता है. मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए थे, लाइक किस तरह से बारिश हो रही होती है, 2 किलोमीटर दूर पे बारिश नहीं होती है. तो इस तरह से जो है वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है. बारिश हो रही है, फिर बारिश तुरंत खत्म हो गई, उसके बाद 10 मिनट आप देखोगे कि 10 मिनट बाद आप देखोगे कि सनी वेदर निकल गया, फिर सनी वेदर चला गया, फिर तुरंत बारिश हो गई. तो ऐसा बहुत बार होता है. तो इसको हम वेदर कहते हैं. वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है और कम डिफरेंसेस पे चेंज होता है. देन आई टोल्ड यू अबाउट मानसून. Like what is monsoon? So monsoon name is given by the Arabic travelers, जिन्होंने इंडिया के क्लाइमेट को मौसम टाइप का कहा, बिकॉज दे फेल्ट विच मीन सीजन. बेसिकली मॉनसून मतलब होता है ऋतुएं, सीजन. तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया में जो होता है जो मॉनसून जो विंड्स होती हैं दे चेंज देयर डायरेक्शन इन अ ड्यूरिंग अ ईयर. सो देयर इज सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. सो उन्होंने इसको मानसून कहा. तो मैंने उस दिन बताया था, जो बच्चे क्लास में होंगे उनको समझ में आया होगा कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन इंडिया चेंजेस ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड समर सीजन. और विंटर के टाइम में जो विंड होती है वो इस डायरेक्शन में होती है. जैसे मैम इंडिया, आपकी आवाज कम आ रही है. ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, तो ड्यूरिंग जो आपका जो समर सीजन होता है उस समय विंड इस अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से लैंड की तरफ जाती है, और ड्यूरिंग विंटर्स लैंड टू सी आती है. तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, मतलब विंटर्स में विंड की डायरेक्शन डिफरेंट होती है और समर के टाइम में वो रिवर्स जाती है. तो इस सिस्टम को हम कहते हैं मानसून टाइप. दैट्स वाई इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड इसी वजह से इंडिया में जो बारिश हो रही है आजकल के टाइम में, ये दिस इज़ द रेनी सीजन, मानसून सीजन है. क्योंकि जो है अभी अरब सागर से जो है या इंडियन ओशन से जो हवाएं हैं, मानसून विंड्स हैं, वो अपने साथ बहुत बहुत सारा पानी, मॉइस्चर कैरी करके इंडिया की तरफ लेकर आ रही हैं, और इसी की वजह से इंडिया में बारिश हो रही है. लेकिन जब तक विंटर आएगा तो ये सारी हवाएं वापस मुड़ के चली जाएंगी इंडिया से बाहर समुद्र की तरफ, जिससे कि बारिश नहीं होती है. So the climate of India is described as a monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the South and Southeast Asia. तो भारत में क्लाइमेट पाया जाता है. ऊपर से जो भी हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पर भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है. डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द रीजन जनरल पैटर्न, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में वैसे तो एकता है, मतलब हमने कह दिया कि इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. स्टिल इंडिया में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, they have variation in temperature and rainfall, because rainfall and temperature are two important characteristic to know to understand about the climate or weather of a area.
अगर हमें किसी भी एरिया के क्लाइमेट या वेदर के बारे में जानना है तो हमें वहाँ के टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में समझना पड़ेगा। सो कहा यह जा रहा है कि इंडिया में बहुत वेरिएशन है, इंटरनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कुछ एरियाज हमारे भारत में ऐसे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, कहीं बहुत कम टेम्परेचर होता है, कहीं पे बहुत रेनफॉल होती है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल होती है। अब हम देखते हैं वो कौन सी जगह है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, देर आर सर्टेन प्लेसेस इन राजस्थान जो समर के टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। लाइक चूरू है वहाँ पर राजस्थान में, जहाँ पे जैसलमेर है जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है मान लो आपका जो है जून के टाइम में, मई जून के टाइम में। वहीं आपका उसी टाइम में सेम मई जून में ही और गर्मियों के मौसम में ही जो आपका पहलगांव है जम्मू कश्मीर में, वहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मतलब अच्छा मौसम रहता है। सिमिलरली जब सर्दियों का मौसम आता है ऑन अ विंटर नाइट, टेम्परेचर एट द्रास, द्रास आपने सुना होगा एक सब प्लेस इन जम्मू कश्मीर, देयर टेम्परेचर बिकम्स -45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब माइनस में चला जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी समय विंटर्स में ही तिरुवनंतपुरम जो है वहां पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब प्लस में 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह का मतलब वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि मतलब विंटर्स में ही एक जगह माइनस में और एक जगह प्लस में टेम्परेचर है। तो इस तरह की वेरिएशन काफी ज्यादा है। सिमिलरली आपको यही वेरिएशन रेनफॉल में भी मिलेगी। जैसे आपका राजस्थान है, हरियाणा है, इंडिया के कुछ सेंट्रल पार्ट्स हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन वही हमारा जो मेघालय का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि दैट इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे मेघालय है, यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है, मोर देन 400 सेंटीमीटर। और लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लाइक लद्दाख इज ए वेरी कोल्ड एरिया एंड वेस्टर्न राजस्थान इज ए वेरी हॉट एरिया। ठीक है, हॉट डेजर्ट है और ये कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पे रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है साल भर। उल्टा मेघालय में 400 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है। इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश होती है। यू हैव हर्ड अबाउट मौसम राम, चेरापूंजी। So these places receive highest rainfall in the world. Most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like the Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November. So इंडिया को वैसे जो मेनली हमारा जो मानसून का सीजन होता है वो कौन सा होता है, जुलाई सितंबर, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, इन 3 महीनों में इंडिया में बारिश होती है, रुक रुक कर, लगातार नहीं होती है। कुछ हफ्ते होगी फिर बंद हो जाएगी, फिर कुछ हफ्ते होगी फिर बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ हमारे एरियाज ऐसे लाइक आपका तमिलनाडु है, स्पेशली चेन्नई का जो एरिया है, वहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में बारिश होती है। जब चक्रवात उठते हैं ना, चक्रवात आप जानते होंगे, साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, तब वहाँ पे बारिश होती है। तो इंडिया में काफ़ी वेरिएशंस हैं क्लाइमेट को लेकर। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। बट हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज आप समझते हो, जो हमारे तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत कम होता है। वेरिएशन मतलब टेम्परेचर में आपको ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, नजर आएगा। जैसे यूपी में और जो इंटरनल एरियाज है हमारे, जो समुद्र से काफी अंदर है, जो हमारा जैसे उत्तराखंड है, यूपी, बिहार, तो यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और ठंड में बहुत ठंड होती है ना, मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा, उसमें काफी वेरिएशन होती है, रेंज काफी हाई होता है। बट अगर आप कोस्टल एरियाज में आओगे, क्योंकि पास में समुद्र होता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में वेरिएशन काफी कम होता है। जैसे वहाँ पे साल भर टेम्परेचर 20, 25, 21, 18 ऐसे बना रहेगा। अगर आप मुंबई चले जाओ, आप गोवा चले जाओ, अगर आप वहाँ जनवरी में भी जाओगे ना, दिसंबर में भी जाओगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। जो बच्चा गया होगा या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो मुंबई हो चाहे गोवा हो, यहाँ पे गर्मियों के टाइम में ना बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों के टाइम में ना बहुत सर्दी पड़ती है। सो देर इज मतलब मॉडरेट क्लाइमेट इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। सो सीजनल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, seasonal contrast are more in the interior of the country, but as you will move interior in the country, move away from the sea and coast, then you will see greater contrast, matlab temperature during summer will become 40, 45, sometimes 50, and during winters it will become 18 degree, 20 degree, sometimes 12 degree. So there is larger variations in the internal areas. Now we will see what are these factors. So now you understand that there is the climate, the name of the Indian climate is monsoon, tropical monsoon climate. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। वाई ट्रॉपिकल? बिकॉज इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट।
हम लोग जो है 8 डिग्री के आसपास हैं, 6 डिग्री से बेसिकली 6 डिग्री टू 37 डिग्री लेटीट्यूड है के आसपास है। इसीलिए हमें क्या इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, इसीलिए हम लोग इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो इसीलिए जो है इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप। और मानसून क्यों कहते हैं? बिकॉज देर इज सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, तो इसलिए हम इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। या किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसा क्यों है कि हमारे इंडिया में मानसून क्लाइमेट है, या अमेरिका में दूसरा क्लाइमेट है, या मेडिटेरेनियन सी में अलग क्लाइमेट है। तो हर एरिया का क्लाइमेट अलग अलग होता है और उसके लिए कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली चीज़ लोकेशन होता है, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किस जगह पे आपका देश लोकेटेड है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक अ डायग्राम। सी यू नो दैट इंडिया इज लोकेटेड अबव द इक्वेटर। ये बहुत ही घटिया मैं वो सर्कल बनाया मैं, लेकिन ठीक से बना नहीं। लेकिन ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। और इसके जस्ट ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर जाके 6 डिग्री या 8 डिग्री के पास आपका इंडिया स्टार्ट होता है। ठीक है ना? मैं इंडिया तो आपका अंडमान निकोबार से स्टार्ट होता है ऊपर चल के। तो ये हमारा जो लैटिट्यूड्स होते हैं, आपको पता है लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं? जो हमारे ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है? तो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। नाउ बोथ दीज लाइंस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ एरिया। अब यहाँ पढ़ते हैं ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। देखो, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। इस लाइन में क्या कहा जा रहा है? इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो कर्वेचर फॉर्म में, कर्वेचर जानते हो ना, कर्व, जैसे बॉल होती है, बॉल फॉर्म में, कर्वेचर फॉर्म में। तो जो जितने एरियाज हैं वो जहाँ लोकेटेड है उस हिसाब से उनको सोलर एनर्जी मिलती है। पूरे डिफरेंट एरियाज को इक्वल एनर्जी रिसीव नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जब आपका फ्लैट, अगर फ्लैट सरफेस होता तब तो एक इक्वल एनर्जी सबको मिलती। लेकिन क्योंकि अब जैसे देखो ये है, यहाँ से सोलर एनर्जी आ रही है, ये सोलर एनर्जी आ रही है आपकी, ठीक है, और ये आपका अर्थ का एक हिस्सा है। तो जो हिस्सा इस सोलर एनर्जी के सामने पड़ेगा तो वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ये एरियाज इससे दूर हो जाएंगे, इनका कर्वेचर है, ये कर्व फॉर्म में यहाँ पे, तो यहाँ पे सन की एनर्जी इतनी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है? तो इसीलिए बिकॉज अर्थ जो है वो सर्कल फॉर्म में है, एक स्फेयर फॉर्म में है, कर्वेचर फॉर्म में, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इज नॉट इक्वल इन ऑल द एरियाज, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो जो भी लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं, नियर द इक्वेटर होते हैं, वहां पे मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। और जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे, ये बात बहुत ध्यान रखना, अगर आप इक्वेटर के पास हो तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, और जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे एनर्जी जो है वो आपकी सोलर एनर्जी जो है वो आपको मिलना कम होता जाएगा। ठीक है? जैसे देखो, इसमें मैंने आपको नॉर्थ पोल बना के दिखाया, साउथ पोल बना के दिखाया, ये सोलर सन है। अब सन की रेज अर्थ पे जा रही हैं, तो ये जो पार्ट है अर्थ का जो सन को फेस कर रहा है, यहाँ पे देखो सन की डायरेक्ट रेस पहुंच रही है। ये इक्वेटर का एरिया है। ठीक है? ये इक्वेटर का एरिया है, यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट पहुंच रही हैं, और इसके आसपास के एरियाज में इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, बिकॉज इट दिस एरिया रिसीव्स हाई टेम्परेचर एंड एंड दैट ऑल्सो फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो मैक्सिमम टाइम के लिए यहाँ पे जो है आपकी सोलर एनर्जी मिलती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जितना ही आप इक्वेटर से दूर जाओगे, ऊपर जाओगे, तो आपका एरिया ठंडा होता चला जाएगा। जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और आपका जो जहाँ से 45 डिग्री लैटिट्यूड स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है कि सन की रेज अब देखो कैसी हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट थी सन की रेज, यहाँ पे स्लांटिंग हो गई, यहाँ पे तिरछी हो गई है। ठीक है? अब इनको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है पहुंचने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टेम्परेचर के, वो बीच में ही लॉस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, जिससे कि कम एनर्जी यहाँ तक पहुंचती है, और इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है।
तो जितना आप जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे, नॉर्वे है, स्वीडन है, या फिर नीचे अंटार्कटिका है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल ही कम होता चला जाता है। सिर्फ वो एक नाम के लिए उजाला रहता है, लाइट रहती है, लेकिन उसमें हीट एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, बिकॉज सन रेज बिकम स्लांटिंग, oblique, and they have to travel maximum distance, and most of the molecules are lost in the traveling process. ट्रैवलिंग में ही मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी, एंड दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ही कम इंसुलेशन पहुंचता है, और वहाँ पे सर्दी, इसीलिए वहाँ पे सर्दी का मौसम होता है। तो द एरियाज नियर टू इन द, इसको हम लोअर लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो इक्वेटर के आसपास है। आई होप कि आपको इक्वेटर पता है, इक्वेटर इंडिया के वर्ल्ड के मिडल से क्रॉस होता है, और इसके आसपास के जो एरियाज होते हैं इक्वेटर से लेके 37 डिग्री ऊपर और 37 डिग्री नीचे तक को हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। उसके बाद से आपका जो है टेम्परेट एरिया, ठंडे एरिया स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो आपको लैटिट्यूड का मतलब समझ में आ चुका होगा कि इंडिया जो है आपका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी इंडिया में गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे समर भी है, विंटर भी है, सब है, बट समर इज लेंदियर देन विंटर सीजन, एंड इट इज मोर सिवियर, इसलिए ये ज्यादा सिवियर होता है। आपका जो मानसून है वो भी एक समर का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप वहीं कनाडा जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, नॉर्वे जाओगे, स्वीडन, इन सब देशों में लग्जरी की बात है कि हमारे यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, उन्हें धूप देखने को नहीं मिलती है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, जैसा आप विंटर में देखते हो ना, तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में जो विंटर कंडीशन होती है वो वहाँ पे साल भर वैसे ही होती है। देन सेकंड फैक्टर है आपका एल्टीट्यूड्स। तो आपको आई होप कि लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड ये लेटी हुई लाइनें होती हैं ऐसे, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और जितना आप इक्वेटर के पास रहोगे, इन एरियाज में रहोगे, गर्मी ज्यादा होगी, जितना आप इससे दूर जाओगे गर्मी कम होती जाएगी, ठंडी का मौसम होता जाएगा, बिकॉज सन की रेज वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचती हैं और स्लांटिंग पहुंचती हैं, और टेम्परेचर बीच में ही लॉस्ट हो जाता है। नाउ इसीलिए टेम्परेचर कम होगा और आपकी ठंडी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ये आप खुद फील कर सकते हो कि जो लोग आपका जिन लोगों का विलेजेस जो है वो आपके पहाड़ी एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में है, तो यहाँ पे अगर जब गर्मी होती है, लेकिन अगर आप और इंटीरियर में जाओगे, अपने ऋषिकेश के आगे जाओगे, जो जहाँ भी माउंटेनियस एरियाज हैं, तो वहाँ पे आप देखना आपको ठंड लगेगी। आप मसूरी चले जाओ, या फिर आप इससे आगे जो भी एरियाज हैं पहाड़ के, जो आपके गांव होंगे, आपको बेटर पता होगा, तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे ठंडी का मौसम, ठंडी लगेगी आपको, मतलब वहां पे क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होगा। ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज जितना आप ऊपर जाते हो, ठीक है ना, एज यू विल मूव अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, इतना इससे जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर के जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अर्थ सरफेस के पास होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब जो मैंने डॉट्स बनाए, दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं टेम्परेचर के, वो मैक्सिमम आपके कहाँ होते हैं, अर्थ सरफेस के पास होते हैं, घने होते हैं काफी ज्यादा। जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए, यहाँ पे काफी घने मॉलिक्यूल्स हैं टेम्परेचर के, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। बट एज यू विल मूव अपवर्ड, जितना आप जमीन लैंड सरफेस से ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितना आप मान लो आप 1 किलोमीटर गए, तो वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह से आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा। और जानते हो आप, जो माउंटेन्स होते हैं वो हाइट पर होते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं, हाइट पर होते हैं। ठीक है, तो जितना माउंटेन्स की हाइट पर चढ़ोगे उतना ही आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। दैट्स वाई माउंटेनियस एरियाज वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और सर्दी ज्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, दे हैव लेस डेंस। वेयर एज ग्राउंड सरफेस जो होता है वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा डेंस होते हैं, ज्यादा घने होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। इसलिए सर्दियों के मौसम, गर्मियों के मौसम में भी जो आपके हिल्स होते हैं, पहाड़ी एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तभी तो आप देखना, जो समर्स के टाइम में जो लोग हैं वहां पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। नाउ प्रेशर एंड
होगा, एल्टीट्यूड होगा, वैसे ही किसी उस एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम भी होगा, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेशर सिस्टम, प्रेशर मतलब दबाव, जहां पे भी देखो हाई टेम्परेचर होगा वहां पे कम दबाव होगा, प्रेशर विल बी लो, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो बहुत ही कम विंटर्स सर्दियां पड़ती हैं भारत में, लेकिन आपको कुछ शायद फील हुआ होगा कि जब गर्मियों का मौसम होता है तब आपको चलने फिरने में, आप कहीं जब मॉर्निंग वॉक पे निकलोगे या कभी भी, तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं जब विंटर्स में जब बहुत घना कोहरा होता है, जब बहुत ठंड होती है, तब आप चलोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है, आपको बहुत मतलब आपको बॉडी फील होती है कि आपको मतलब बहुत मेहनत से आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय जो होता है प्रेशर ज्यादा होता है। जब भी लो टेम्परेचर होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्राउंड सरफेस पे बहुत घने होते हैं, इससे प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसा भी एक एरिया का प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन होता है, विंड सिस्टम उसी तरह का होगा। वो आप आगे चल के पढ़ोगे, तो इसको ये भी जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब होता है कि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ऑल द एरियाज विच आर नियर टू द सी और द वाटर बॉडी, दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट। टेम्परेचर ना वहाँ बहुत गर्म होता है ना वहाँ बहुत ठंडा होता है, एक जैसा बना रहता है साल भर। क्यों? क्योंकि वहां से जो समुद्र की हवाएं होती हैं, सी की जो हवाएं होती हैं, वो हमेशा लैंड की तरफ आती है, लैंड से सी की तरफ जाती है, इससे वहां पे टेम्परेचर जो है मॉडरेट बना रहता है। देन आपका आता है ओशन करंट्स। ना ओशन करंट्स क्या होती हैं? जलधाराएं। ठीक है, ओशन करंट्स मीन्स जलधाराएं। समुद्र में जो आपकी करंट्स जो पानी बहता है, वो एक बहुत ही ह्यूज स्केल में फ्लो होता है, एंड दैट टू इन अ डिफिनेट डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, समुद्र का पानी जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा बहते, ये आप सोच लो कि ओशन का पानी रुका हुआ नहीं रहता, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज डायनामिक, इट ऑलवेज मूव्स एंड इट फॉलोज अ डिफरेंट पाथ। ये फिक्स पाथ को फॉलो करके चलता है, जैसे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन है, उसका पानी जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज ये आपका जो है पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, तो इसमें जो पानी होता है, इसकी जो पानी होता है लार्ज स्केल में, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है इन अ सर्कुलर पैटर्न, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, और उसी पैटर्न में ये मूव करता रहता है। इसको हम कहते हैं ओशन करंट्स। सो बेसिकली ओशन करंट्स जो होते हैं, दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द विंड्स। समुद्र के ऊपर से जब हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ पानी को ढकेलते हुए आगे लेके जाती हैं, पुश करती हैं, और इसी से ओशन करंट्स का जो है ओरिजिन होता है। और जिस भी कोस्टल एरिया आप देखो, क्योंकि जो जहां से भी समुद्री ये लहरें बहती हैं, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इंटीरियर में नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके आसपास के कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के जस्ट सटे हुए एरियाज होते हैं, उनका असर इन पे पड़ता है। अब जैसे अगर ठंडा पानी अगर मूव करेगा तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, अगर गर्म पानी मूव करेगा तो वहाँ क्लाइमेट गर्म हो जाएगा, मतलब जो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट उसी तरह से चेंज होता है। तो ओशन करंट्स जो होते हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, और आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, 5 मार्क्स में आते हैं। लाइक लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स, देन आपका एक आता है रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है? रिलीफ मीन्स आप एक कंट्री में जो भी आपके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं या प्लेन्स हैं, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको जान के आपको ये समझ में आएगा कि जो माउंटेन्स होते हैं, हाई माउंटेन्स, दे एक्ट एज ए बैरियर। ठीक है, हाई जिस भी जगह पे हाई माउंटेन्स की जो लोकेशन होती थी, ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लाइमेट, बिकॉज उनका रोल रेनफॉल में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो माउंटेन की लोकेशन क्या है, अगर मान लो मानसून की हवाएं, मान लो जो ये मानसून हवाएं हैं, मतलब ये मानसून है, और ये अपने साथ ये जो हवाएं, अपने विंड है जो अपने साथ पानी कैरी करके ला रहा है, जब वो किसी भी मान लो इंडिया में एंटर कर रहा है, और इंडिया में जब एंटर करेगा, मान लो उसके सामने पहाड़ है, बहुत लंबा सा ऊंचा सा पहाड़ है, इसका मतलब कि जो ये एरियाज हैं यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और जो ये एरियाज है यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, क्योंकि बीच में माउंटेन ने क्या कर दिया, एज ए बैरियर, एक रुकावट क्रिएट कर दी है। तो जो भी इस तरफ के एरियाज होंगे, जब ये मानसून विंड पहाड़ से टकराएगी, तो सारा का सारा जो पानी है, मॉइस्चर है, वो इसी तरफ गिर जाएगा, और जब हवाएं उस तरफ पहुंचेंगी तब तक वो ड्राई हो जाएंगी। तो इसको हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। रेन शेडो मतलब कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और इस वक्त इस तरफ को हम कहते हैं रेन बियरिंग एरिया। रेन बियरिंग मतलब यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, क्योंकि सारी बारिश तो यहीं पे हो गई, जब तक हवाएं उस तरफ पहुंची माउंटेन को क्रॉस करके, तो उसमें पानी ही नहीं बचा, बहुत कम पानी बचा, तो यहाँ पे कम बारिश होगी।
ठीक है। तो जैसे कि हमारा मुंबई में इतनी बारिश क्यों होती है, गोवा में बहुत बारिश क्यों होती है, मैंगलोर में बारिश क्यों होती है, बिकॉज वहां पे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो जब अरब सागर से हवाएं आती हैं इंडिया की तरफ, तो वो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों से टकराती हैं। ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ये ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है। इस तरफ आपका मुंबई, पूना, ये जो जितने भी, सॉरी, मुंबई, गोवा, ये सब जो जगह प्लेसेस हैं वो इस तरफ हैं। तो जब हवाएं आती हैं इस तरह से, तो वो टकराती हैं वेस्टर्न घाट से, और इस जगह पे मैक्सिमम बारिश होती है, इस जगह पे मैक्सिमम बारिश होती है। लेकिन जैसे ही हवाएं दूसरी तरफ जाती हैं, वेस्टर्न घाट के इस तरफ जाती हैं, तब तक इनमें पानी नहीं बसता है। ठीक है। तब तक इनमें पानी नहीं बसता है, और बिल्कुल ये कम बारिश होती है। इसलिए मुंबई में ज्यादा बारिश होती है, और पुणे जो कि वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ है, वहां पे कम बारिश होती है, क्योंकि वो रेन शेडो जोन में पड़ जाता है। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए, ये पहाड़ है। ठीक है। ये हवाएं आई यहाँ पे, इन्होंने क्लाइम किया, और यहाँ पे ऊंचाई मिलने के बाद बादल बने। ठीक है। ये हवाएं आई अपने साथ, मानसून विंड लेकर, अपने साथ मॉइस्चर लेकर, ऊपर हाइट पे पहुंची, माउंटेन ने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर ये ऊपर गई, यहाँ पे उन्होंने क्लाउड बनाया, और क्लाउड बनाने के बाद यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो गई, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो गई। ठीक है। बट जब तक ये दूसरी तरफ पहुंचेंगी, तब तक इनमें से अधिकतर मॉइस्चर खत्म हो जाता है, पानी, और ये जब दूसरी तरफ जाती हैं, तो यहाँ पे कम बारिश होती है। इसलिए मुंबई इस तरफ है, मतलब एक समझ लो कि एग्जांपल दे रही हूँ, ये वेस्टर्न घाट अगर हम माने, तो वेस्टर्न घाट में मुंबई इस तरफ है, मुंबई, गोवा, ये सब इस तरफ है, और दूसरे जो एरिया इस तरफ है, यहाँ पे कम बारिश होगी, और मुंबई में देखो बाढ़ आई रहती है। क्यों? बिकॉज वो वेस्टर्न घाट के जो है आपके रेन बियरिंग एरिया में पड़ता है। ठीक है। तो माउंटेन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली आपने हिमालय का सुना होगा। जो हिमालयाज होते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो भी चाइना से ठंडी हवाएं आती है, मंगोलिया से, सेंट्रल एशिया से, उनको रोक के रखा हुआ है। अगर आप माउंटेन को हटा दोगे बीच में, हिमालय को, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है बिल्कुल बर्फ से ढक जाएगा शायद। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ठंडा क्लाइमेट नहीं है। क्यों? बिकॉज हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है, और ठंडी हवाओं को आने से इंडिया में रोक देता है। तो माउंटेन्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग अ क्लाइमेट ऑफ अ एरिया। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है। तो ये ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया में क्या है, कि इंडिया जो है आपका ट्रॉपिकल एरिया में है, जहाँ पे मैक्सिमम सन की एनर्जी मिलती है। वी आर नियर टू द इक्वेटर, दैट्स व्हाई वी रिसीव डायरेक्ट सन रेज फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को क्रॉस करके जाता है, मिडिल से जाता है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। आपने मैप पे देखा ही होगा। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड विच क्रॉसेस इंडिया फ्रॉम मिडिल। इसकी वैल्यू कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ये रन ऑफ गुजरात से स्टार्ट होता है, ये राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए, ये पूरा त्रिपुरा एंड मिजोरम को क्रॉस करते हुए जाता है, इंडिया के 8 स्टेट्स को क्रॉस करता है। देन जो भी जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो गया। तो इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो एरिया है, उसको हम इसको नीचे का जो एरिया है, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का एरिया, इसको हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। दिस इज ट्रॉपिकल एंड दिस इज सब ट्रॉपिकल। ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मतलब इसको मेन ट्रॉपिकल क्योंकि इक्वेटर के पास है, और ये सब ट्रॉपिकल क्योंकि थोड़ा सा इक्वेटर से ये दूर पड़ जाता है। ठीक है। क्योंकि आपका ऊपर का लैटिट्यूड आ गया ना, 23.5 डिग्री से ऊपर आ गया, तो इसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। और इसको ट्रॉपिकल, यहाँ पे देखो गर्मी ज्यादा होती है, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज ज्यादा डायरेक्ट पहुंचेंगी, और ये एरिया थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। सो इंडिया हैज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये आपने देखा, यही चीज इसमें बता दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन एल्टीट्यूड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट लगभग 6,000 मीटर्स है, एवरेज हाइट। एंड
India also has a very vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. तो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से जो हिमालयाज होते हैं उनका क्या रोल होता है. दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. दैट्स व्हाई वी एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर्स. अगर हिमालय नहीं होता देन वी कुड हैव फेस्ड very harsh winters, even snowfall in the northern part of India. Now, pressure and winds, but these are some, hard topics. So I will teach you tomorrow in tomorrow's class, pressure and wind system. थोड़ा सा इसको बस रीड कर लेते हैं. द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, then upper air circulation, then western cyclonic disturbances and tropical cyclones. तो हमारे जो भारत में प्रेशर जो है एंड सरफेस विंड्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं. मतलब प्रेशर मतलब दबाव का क्षेत्र जो हमारे देश में बना रहता है, और जो सरफेस विंड्स होती हैं उनके बीच में क्या सिस्टम है. अपर एयर सर्कुलेशन मतलब हमारे भारत के ऊपर जो हवाएं बहती हैं उनका क्या रोल है. और पश्चिमी डायरेक्शन से एक चक्रवात आता है जिससे हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसका क्या रोल है. एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का. तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. पूरा आपको प्रेशर बेल्ट समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा आपको ये. अभी देखते हैं इसमें क्या टॉपिक दिया हुआ है. अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आपको कॉरियोलिस फोर्स का. ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट है तो इसको आप समझ लीजिए. इसको हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स. देखो, ये अर्थ है. आपको पता है कि जो अर्थ होता है इट ऑलवेज रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, आपको रोटेशन के बारे में पता ही होगा कि इंडिया जो है वो एक रोटेशन मींस व्हेन इंडिया रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन. एंड वन रोटेशन इज कंप्लीटेड बाय अर्थ इन 24 आवर्स. सो इस रोटेशन का जो आपका एक इफेक्ट होता है वो विंड्स के ऊपर भी होता है. जो विंड्स की डायरेक्शन होती है उनके ऊपर भी होता है. विंड्स मतलब पवन. पृथ्वी पे जो भी हवाएं बहती हैं उनको हम विंड्स कहते हैं. ठीक है, जो मूविंग एयर होता है. एक एयर होता है जो स्टैंडिंग होता है, बट जब एयर मूव करता है, इन मोशन में होता है, तो उसको हम विंड कहते हैं, पवन. ठीक है, बहती हुई हवाओं को हम पवन कहते हैं, विंड्स. तो हमारे पृथ्वी पे जो भी विंड्स मूव करती हैं उनकी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है अर्थ का रोटेशन. तो जैसे ही अर्थ जब घूमता है अपने एक्सिस पे तो उसका इन्फ्लुएंस इन विंड्स की डायरेक्शन पे जाता है. ठीक है, तो पहले तो मैं एक चीज बता देती हूँ आपको कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अ फोर्स इज क्रिएटेड एंड एनर्जी इज क्रिएटेड विच इज नोन एज कॉरियोलिस फोर्स. ठीक है, जैसे आप लट्टू को जब घुमाते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज को आपको पुश करेंगे या उसको घुमाएंगे तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है. ठीक है, तो जब पृथ्वी उसी तरह से जब पृथ्वी घूमती है तो उससे भी एक एनर्जी क्रिएट होती है. उसको हम क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स. क्योंकि एक साइंटिस्ट थे कॉरियोलिस नाम के, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसके बारे में स्टडी की थी, तो इसका नाम रखा गया कॉरियोलिस फोर्स. ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स. सो आपको समझ में आ चुका होगा. ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड एनर्जी इज क्रिएटेड विच इज नोन एज कॉरियोलिस फोर्स. नाउ अब इस एनर्जी का इम्पैक्ट विंड पे क्या पड़ता है, विंड की डायरेक्शन पे कैसे पड़ता है वो हम देखते हैं. ड्यू टू दिस फोर्स द winds moving in the northern direction they are deflected to their right. ठीक है, the winds moving in the northern hemisphere are deflected to its right in the northern hemisphere and to their left in the southern hemisphere. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेरेल्स लॉ. इस चीज को आप समझ लीजिए कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसकी वजह से जो भी विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूव करती हैं वो सीधा ना जाके टेढ़ी हो जाती हैं. क्योंकि आपको सोचिए, आपने कभी वो एक झूला आता ना जो जिस पर आप खड़े रहते हो और उसको तेजी से घुमा दो, फिर जब आप उसे रोकोगे ना और आप उस पर से निकलोगे तो आप जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ ना जाके आप टेढ़ा घूम जाओगे. क्यों? क्योंकि आपका सर चकरा रहा होगा उस समय. तो कुछ ऐसा ही असर हवाओं पर भी होता है कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है
ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो भी हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही हैं वो अपने राइट में डायरेक्ट डेविएट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जहां उनको पहुंचना है, मान लो ए से बी जगह पहुंचना, तो बी जगह नहीं पहुंचेंगी, वो ए से सीधा सी की तरफ मुड़ जाती हैं। सिमिलरली जो भी हवाएं, जो भी विंड्स आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट दे आर डिफ्लेक्टेड इन अ कर्व फॉर्म टू देयर लेफ्ट। दिस इज नोन एज फेरल्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? फेरल्स लॉ, क्योंकि साइंटिस्ट फेरल जो थे उन्होंने इसका खोज, इसको इसके बारे में बताया था, तो इसको हम फेरल्स लॉ के बारे में नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। कॉरियोलिस फोर्स इज ए फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के घूमने से, घूमण से, अर्थ के रोटेशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो फोर्स क्रिएट होती है, उसको हम कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। और इस कॉरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो अपने राइट में मुड़ जाती हैं, और जो विंड्स अपने जो सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाती हैं, कर्व फॉर्म में मुड़ जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फेरल्स लॉ। इसलिए देखना, जब भी आप देखोगे चक्रवात जो आता है, साइक्लोन्स जो आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो हमेशा क्लॉकवाइज होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे। ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉक घूमता है, वैसे घूमेंगे। लेकिन जब भी चक्रवात सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स इस तरफ लेफ्ट में काम करता है और इधर राइट में डेविएट कर देता है। इसको हम कहते हैं आपका कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये और इसका जो है इम्पैक्ट होता है। तो अब इसके आगे जो भी चीजें हैं काफी, अब देखिए आगे हम लोग जो है प्रेशर और विंड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं इसके साथ में, दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देती हूँ आज, कल फिर इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। ठीक है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स जो होते हैं, मान लो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, टेम्परेचर, ये एक लॉ है, बहुत अच्छे से समझ लेना। आपका जो टेम्परेचर होता है एंड जो प्रेशर होता है, इनमें अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर विल बी हाई, प्रेशर विल बी लो। अगर किसी भी एरिया में तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से ही होता है। तो जब भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप समझ जाना कि अगर टेम्परेचर किसी एरिया का हाई है, हाई टेम्परेचर मींस, हाई टेम्परेचर मींस, बताओ। 40 या 50 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर हाई टेम्परेचर है किसी एरिया में तो उसका प्रेशर पे इम्पैक्ट क्या होगा? मैम कम होगा प्रेशर। यस, लो प्रेशर। यस, लो प्रेशर। ठीक है, और अगर किसी एरिया में लो टेम्परेचर है, तो मैम प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर हाई हाई होगा। प्रेशर। हाई हाई प्रेशर होगा। ठीक है, सो दिस इज द लॉ, और इसी से हमारी विंड मूवमेंट जनरेट होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाई? बिकॉज ड्यू टू दिस प्रेशर सिस्टम, ये जो प्रेशर है ना, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर सिस्टम, ये जो दबाव सिस्टम है, इसी की वजह से हमारी विंड्स मूव करती हैं। ठीक है, मान लो किसी एक एरिया में प्रेशर हाई है, किसी एक एरिया में प्रेशर लो है। अब बताओ हवाएं किस तरफ बहेंगी? मान लो मैं इंडिया का एग्जांपल ले लूं, मान लो ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो हाई प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, ये समुद्र है। अब बताओ विंड मूवमेंट किस तरफ होगी? हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हम्म, Sea to land. फ्रॉम सी टू लैंड। नहीं, अब बताओ, इस हाई प्रेशर है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, एयर यहाँ पे ज्यादा है बेटा। और यहाँ पे लो प्रेशर मतलब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एयर लो है। अब जहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ यहाँ पे कम है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हवा यहाँ से यहाँ आएगी। यही तो होता है ना। यस मैम। आपने कभी देखा कभी किसी नदी में या कहीं ओशन में कि एक वो उठता है ना, मतलब एक पानी का वो एक वो उठता है, लहर सी उठती है। तो देखना, जिस तरह जैसी लहर उठेगी तो पानी दूसरी तरफ मूव करेगा, जिस तरफ जो है ढलान है। वैसे ही जहां पे भी हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर मींस क्या हो गया? वहां पे दबाव ज्यादा क्यों है? किसका दबाव है? एयर मॉलिक्यूल्स का दबाव है वहां पे। तो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कम है। तो इसका मतलब इस एरिया में भी एयर मॉलिक्यूल ज्यादा करने के लिए, कंपनसेशन के लिए, बराबरी करने के लिए, यहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स जो है, विंड्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगी। तो हमेशा विंड्स जो होती है, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके आगे जो ये चीजें कहाँ इंप्लीमेंट होगी, हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है। और ओके ठीक है बेटा, अभी मेरा वाला दूसरा वाला फोन अभी हाथ में नहीं, तो आप लोग जरा एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्लीज मुझे अपनी अटेंडेंस भेज देंगे। साक्षी जरा अटेंडेंस लेके मुझे भेज दो स्क्रीनशॉट लेकर। ओके मैम। ठीक है, तो इसके आगे जो है